Hi everyone, this is Professor Amit Khan. Today we are going to discuss an important topic of plant physiology, that is chemiosmotic hypothesis. दोस्तों, chemiosmotic hypothesis प्लांट फिजियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक सब टॉपिक है। ये एक्सप्लेन करता है कि हाउ एटीपी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सवाल ये पैदा होता है कि फोटोसिंथेसिस में खाना बन रहा है तो फिर एटीपी का रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्यों पड़ने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस दो स्टेप्स में होता है। एक स्टेप होती है लाइट रिएक्शन वाली, जिसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। एक स्टेप डार्क रिएक्शन वाली होती है, जिसे हम बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। तो बायोसिंथेटिक फेज में जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होने वाला है, उसके लिए मुझे एटीपी की रिक्वायरमेंट लगती है। अब ये एटीपी कहाँ बने? तो ये एटीपी जो बनती है लाइट रिएक्शन में बनती है। एटीपी कैसे जनरेट होती है? जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था, जिसे हम केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस कहते थे, वो बताता था हमें कि पहले जो एटीपी का फॉर्मेशन हम समझते थे, वो ऐसा कुछ समझते थे कि जब इलेक्ट्रॉन्स अपहिल मूवमेंट करते हैं, दे गेन एनर्जी, और जब वो डाउन हिल मूवमेंट करते हैं, जब वो नीचे की तरफ आते हैं, दे लूज एनर्जी। और इस एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन खो रहे हैं, इसी का यूज करके हम एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट को मिलाकर एटीपी बना लेते थे। ये हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था। पीटर मिचेल, जो कि एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे, 1961 में उन्होंने कॉन्सेप्ट बदल दिया। पीटर मिचेल साहब ने दुनिया को बताया कि आप जो समझ रहे हो कि एटीपी ऐसे बनता है, नहीं, एटीपी ऐसा नहीं बनता, बल्कि एटीपी बनाने के लिए मुझे प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करना पड़ते हैं। अब मैं समझाना चाहता हूं आपको कि यार एटीपी बनाना मतलब क्या? एटीपी बनाना मतलब एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ना। यार इनको जोड़कर क्या होगा? इनको जोड़कर एटीपी बनेगा। तो ये कैसे जोड़ेंगे? इनको जोड़ने के लिए मुझे एनर्जी खर्च करना पड़ेगी। वो एनर्जी खर्च करके मैं कुछ काम करने वाला हूं। कोई ये ऐसा पहली बार थोड़ी हो रहा है कि हम कोई एनर्जी खर्च करके कोई काम कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जब मैं जनरेट कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? डैम के अंदर पानी स्टोर करता हूं और गेट से उसे नीचे की तरफ फ्लो कराता हूं। उससे क्या होता? वो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आता है, हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, यही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मुझे अपीयर होता है। मैं टरबाइन घुमा लेता हूं, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। थर्मल पावर प्लांट, वहां पर मैं क्या करता हूं यार? वहां पर मैं कोयला उससे बर्न करता हूं, उससे स्टीम डेवलप करता हूं, और स्टीम की मदद से, स्टीम की एनर्जी से मैं टरबाइन रोटेट करता हूं। विंड मिल की मदद से भी ये वाला काम कर लेता हूं। मैं विंड मिल को रोटेट करता हूं, उसके रोटेशन से जो एनर्जी निकलने वाली है, उसकी मदद से मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेता हूं। तो यार इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एनर्जी वहां जनरेट, ट्रांसफॉर्मेशन ही है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यहां पर भी मुझे यही कुछ करना है। मुझे एनर्जी चाहिए एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट को जोड़ने के लिए। अब ये मैं कैसे जोड़ूंगा? तो ये मैं जोड़ूंगा प्रोटॉन फ्लो करके। जैसे वहां पर मैं पानी को बहाकर एनर्जी जनरेट कर ले रहा था, यहां पर अब मैं प्रोटॉन को फ्लो करके एनर्जी जनरेट करूंगा। प्रोटॉन फ्लो कब होंगे? जब किसी जगह प्रोटॉन ज्यादा हो और किसी जगह प्रोटॉन कम हो। ऐसा कैसे होगा? तो पीटर मिचेल साहब ने यही बताया कि यार हम क्या करते हैं कि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करते हैं। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करेंगे तो उसके लिए मुझे जो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करूंगा मैं, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे डेवलप करेंगे अपन? प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड। दोस्तों, ये मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम लिया है, क्योंकि अभी एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत अहमियत रख रही है, बहुत इंपॉर्टेंस रख रही है। ये वही डायग्राम लिया है मैंने। ये जो पिंक कलर से आपको जो सर्कल दिख रहा है, ओवल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये और कुछ नहीं है बल्कि थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन को एक्सपांड करके बताया गया है, मैग्नीफाई करके बताया गया है। ये जो सेंट्रल पार्ट है, ये ल्यूमन वाला पार्ट कहलाता है। सेंट्रल वाला जो पार्ट है वो ल्यूमन वाला पार्ट है, ये ल्यूमन वाला पार्ट है। सेंट्रल वाला पार्ट ल्यूमन वाला पार्ट है, और इसके बाहर जो कुछ भी है वो स्ट्रोमा है। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करना है तो करना क्या है? मुझे करना ऐसा कुछ है कि जो ल्यूमन वाला पार्ट है, मैं यहां पर प्रोटॉन का नंबर बढ़ाना चाहता हूं, और जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है, मैं यहां पर प्रोटॉन का नंबर कम करना चाहता हूं, जिससे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए पहले मैंने खेल का मैदान तो बता दिया आपको, अब मैं खिलाड़ियों से भी आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूं। कौन कौन है भाई इसमें? पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम 1,
फोटोसिस्टम सेकंड, कुछ साइटोक्रोम से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन एंड प्लास्टोक्विनोन। ये मैंने खिलाड़ियों का इंट्रोडक्शन करा है। ये सब मिलकर कुछ ऐसे एफर्ट्स डालने वाले हैं जिससे अंदर की तरफ यानी ल्यूमन वाले पार्ट में प्रोटॉन का नंबर बढ़े और बाहर की तरफ प्रोटॉन का नंबर कम हो जाए। अब ये कैसे पॉसिबल है, कैसे होगा, मैकेनिज्म कैसा है इसका? तो जब सोलर रेडिएशंस पढ़ेंगे तो सोलर रेडिएशन पढ़ने पर जो पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम सेकंड है, फोटो सिस्टम सेकंड में जो रिएक्शन सेंटर है जो कि क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल बनाता है, इट गेट एक्साइटेड, उसका एक्साइटेशन होगा, इलेक्ट्रॉन डिटेच होगा, इलेक्ट्रॉन डिटेच होकर यहां पर उसका जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जिसका नाम फियोफाइटिन है, वो इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा और फियोफाइटिन अपने इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन करियर, एनसीईआरटी में एक बढ़िया वर्ड लिखा है, मैंने अभी आपसे बोल दिया इलेक्ट्रॉन करियर, लेकिन एनसीईआरटी में उसने लिखा है कि एक हाइड्रोजन कैरियर को इलेक्ट्रॉन देंगे। मतलब समझो आप, इलेक्ट्रॉन दे दिया इधर से, हाइड्रोजन क्या है यार, हाइड्रोजन काय का बना होगा, हाइड्रोजन में मुझे क्या क्या मिलेगा, हाइड्रोजन में बनूंगा प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन तो मुझे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने दे दिया, मुझे मतलब प्लास्टोक्विनोन को, प्रोटॉन वो मैं स्ट्रोमा से ले लूंगा, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिलकर हाइड्रोजन बन गया, हो गया प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन कैरियर। वो ले लेगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चलेगा पीएच सेकंड से, प्रोटॉन ले लिया जाएगा स्ट्रोमा से, हाइड्रोजन में बदल दिया जाएगा, तो PQ जो प्लास्टोक्विनोन है ये चेंज हो जाएगा PQH2 से प्लास्टो हाइड्रोक्विनोन में बदल जाएगा, PQH2 बदल जाएगा। फिर क्या होगा, ये अपना हाइड्रोजन, चूंकि ये हाइड्रोजन कैरियर है, अपने हाइड्रोजन को किसको देगा, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। उससे क्या होगा, ये B6F कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को निकालकर प्लास्टोसाइनिन को दे देगा जो कि एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मोबाइल है, मूव कर सकता है, और प्रोटॉन को उठाकर वो ल्यूमन वाले पार्ट में डाल देगा। ऐसा करके आप खुद मुझे सोच के बताओ, ऐसा करने से क्या यहां पर अंदर प्रोटॉन का नंबर नहीं बढ़ जाएगा? ये प्रोटॉन आया कहां से, यहीं से तो उठाकर डाला है, तो दो काम हो रहा है, बाहर कम भी हो रहा है, अंदर बढ़ भी रहा है, डबल डिफरेंस। आगे एक बात चलेगी, ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से जाएगा PS1 के पास, वहां से इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को यानी PS1 अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को यानी फेरिडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। फेरिडॉक्सिन एक एंजाइम FNR जिसका डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी ने वो पुराने हिसाब से लिखा है, फेरिडॉक्सिन इंट्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। अब नई एनसीईआरटी में उसे FNR कहा जा रहा है, फेरिडॉक्सिन NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम। इसकी मदद से वो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा किसको, NADP प्लस को, और NADP प्लस इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे और प्रोटॉन ले लेगा स्ट्रोमा से, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर NADP प्लस वो चेंज हो जाएगा NADPH प्लस H पॉजिटिव या NADPH में चेंज हो जाएगा। इस तरह से NADP प्लस कुछ इलेक्ट्रॉन स्ट्रोमा से और ले लेगा, तो स्ट्रोमा वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन की और कमी होने वाली है। दो काम हो गए। तीसरा, मुझे एक बात बताओ यार, पीएच सेकंड का इलेक्ट्रॉन आपने ले लिया, इलेक्ट्रॉन लेने से, इलेक्ट्रॉन खोने से वो तो अनस्टेबल हो गया, अब दोबारा आप थोड़ी इलेक्ट्रॉन ले पाओगे इससे, अब दोबारा ये रिएक्शन चलेगी कैसे, ये चेन चलेगी कैसे? तो इसकी अनस्टेबिलिटी दूर करने के लिए ये क्या करेगा, एक वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो कि पीएच सेकंड के ल्यूमन वाले साइड पर सिचुएटेड होता है, जैसे यहां पर, वो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करेगा। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करने वाला है, वाटर का स्प्लिटिंग करने वाला है, यानी पानी का डिसोसिएशन कर देगा काय में, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में। उस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को ये खुद रख लेगा पीएच सेकंड, और जो इसकी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी वो पूरी हो जाएगी, अगेन रिएक्शन चलने लगेगी। इससे फायदा क्या होगा, इससे वही जो हम चाह रहे थे उसमें फिर एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, यानी हम चाह रहे थे कि अंदर की तरफ प्रोटॉन बढ़ जाए, वाटर की स्प्लिटिंग से हमें फिर और प्रोटॉन मिलने लगेंगे अंदर। तो ऐसे तीन तरीके हैं जिनकी मदद से अंदर की तरफ प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, स्ट्रोमा वाले पार्ट में प्रोटॉन कम होते जा रहे हैं, एक तरफ बढ़ रहे हैं, एक तरफ कम हो रहे हैं, इसी को तो ग्रेडियंट बोलते हैं। तो अगर ये ग्रेडियंट हो रहा है तो इससे दिक्कत क्या रही, जैसे कब तक ये वाला काम चलता रहेगा, एटीपी कैसे बनाऊंगा मैं? देखो यार, इधर आप प्रोटॉन का नंबर बढ़ा रहे हो, प्रोटॉन का नंबर बढ़ा रहे हो, मतलब यहां का पीएच कम हो रहा है, यानी यहां पर मीडियम ज्यादा से ज्यादा एसिडिक हो रहा है। अगर आप ज्यादा एसिडिक मीडियम कर दोगे तो ये जो मेम्ब्रेन है ये तो बहुत डेलिकेट मेम्ब्रेन है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है,
ये रप्चर हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, आपका पूरा प्रोसेस किसी काम का नहीं रहेगा। तो फिर इन प्रोटॉन को निकालना भी जरूरी है। ये जो मेम्ब्रेन है इसे हम कहते हैं इंटैक्ट मेम्ब्रेन, यानी इसमें कोई लीकेज नहीं कि कहीं से भी प्रोटॉन निकल जाए। यार अगर कहीं से भी प्रोटॉन निकल जाता होता तो फिर मुझे इनकी जरूरत ही क्यों पड़ती, मैं तो स्टोमा से उठा उठा के वैसे ही डाल लेता अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक जगह से प्रोटॉन निकलने वाला नहीं है। यार एक बात बताओ, प्रेशर कुकर आप लोग ऑपरेट करते हो, प्रेशर कुकर में से जो स्टीम है वो हर जगह से निकलती है क्या? नहीं ना, वो निकलेगी सिर्फ उस सीटी वाले पार्ट से निकलती है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी हर जगह से प्रोटॉन थोड़ी निकलेगा, वो सिर्फ निकलेगा ये वाली जगह से। क्या है यार, ये है एक एंजाइम एटीपी सिंथेस, जिसकी 2 सब यूनिट्स हैं, एक है कपलिंग फैक्टर 0 या नॉट और एक है कपलिंग फैक्टर 1। ये जो कपलिंग फैक्टर नॉट यानी CF0 वाला पार्ट है एटीपी सिंथेस का, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराएगा प्रोटॉन्स का। 3 तरह का डिफ्यूजन होता है, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन जो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो होगा लेकिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, चैनल पैसेज टनल प्रोवाइड करेगा। ये चैनल पैसेज प्रोवाइड कर देगा, तो CF0 पैसेज प्रोवाइड करेगा। और जो CF1 वाला पार्ट है ये इस एटीपी सिंथेस का हेड वाला पार्ट है, इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे, ये रोटेट करेगा, इतनी एनर्जी निकलेगी कि उस एनर्जी की मदद से हम ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट को मिलाकर ATP का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस तरह से ये ATP सिंथेसिस हुआ है फोटोसिंथेसिस के लिए। यार ATP सिंथेसिस के तो और 2-3 नाम हैं, एक ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोर ATP सिंथेसिस को बेसिकली हम बोलते हैं, ये सारा मैंने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, सारी थ्योरी मैंने इसकी दी है आपको। देन रेस्पिरेशन में मैं बताना चाह रहा हूं कि रेस्पिरेशन में जो ATP बनती है उसके लिए भी प्रोटॉन ग्रेडियंट की ही रिक्वायरमेंट होती है। वो प्रोटॉन ग्रेडियंट किसके अक्रॉस बनता है, जैसे अभी मैंने फोटोसिंथेसिस में थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन के अलोंग प्रोटॉन ग्रेडियंट बताया, यानी ल्यूमन और स्ट्रोमा वाले पार्ट के बीच में। यहां पर जो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इसके अक्रॉस होने वाला है। यहां पर जो होगा वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यानी इसके अक्रॉस होगा, यानी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मतलब यहां और यहां। तो वो जगह कहां है, वो जगह ये रही, ये देखिए आप, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इसके दोनों ओर यहां और यहां प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा। यहां पर क्या है यार, यहां पर है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यहां पर क्या है यार, मैट्रिक्स वाला पार्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हम क्या करने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा वो मैट्रिक्स और इनर मेम्ब्रेन स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इनके बीच में डेवलप होने वाला है, यानी अक्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के होने वाला है। तो उसमें क्या होता है, मैट्रिक्स में प्रोटॉन का नंबर कम होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का नंबर बढ़ने लगता है, फिर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, वहां पर भी फिर प्रोटॉन मूव करने लगते हैं, फिर वही ATP सिंथेस एंजाइम काम आता है, फिर उसका F0 वाला पार्ट है वो चैनल की तरह काम करता है, F1 वाला पार्ट वो कन्फर्मेशनल चेंज शो करता है, फिर यहाँ पर भी एनर्जी का लॉस होता है, वो जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी की मदद से यहाँ पर भी हम ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट को आपस में एक दूसरे के साथ मिला लेते हैं और ATP का सिंथेसिस कर देते हैं। इसको चूंकि यहाँ पर हम ऑक्सीजन का भी की रिक्वायरमेंट भी होती है, इसलिए इसे हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। तो एक हो गया आपका सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, वो आपको देखने को मिलेगा ग्लाइकोलाइसिस में, और इवन क्रेब साइकिल में भी जब सक्सिनाइल कोई एंजाइम में से सक्सिनिक एसिड बनता है तब भी वहां पर एक ATP का सिंथेसिस होता है और वो भी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है। फोटोसिंथेसिस में जो मैंने आपको भी बताया वो कौन सा था, फोटोफास्फोराइलेशन। और अभी जो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में आपको एक्सप्लेन किया ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहलाता है, यानी ओवरऑल ATP का बनना। इनमें से जो केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है वो पीटर मिचेल साहब ने दी थी। मेन बेसिक फंडा क्या है यार उसका, मेन बेसिक प्रिंसिपल उसका है प्रोटॉन ग्रेडियंट, जिससे प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होता है और उससे फिर ATP का सिंथेसिस होता है। इस शानदार काम के लिए पीटर मिचेल साहब को 1978 में नोबेल प्राइज में मिल चुका है। दोस्तों ये मैंने केमियोऑस्मोसिस या केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पूरी तरह से आपके सामने एक्सप्लेन की है। इनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी आपके लिए निकाल कर रखे हुए हैं। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपके साथ पिछले सालों में जो नीट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने यहाँ पर निकाल के रखे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप अपने मन से सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन्हें डाल दिया गया है, कमेंट बॉक्स में मैं चाहूंगा कि इनके आंसर्स आप दें। देखो होगा क्या यार, आप इसको देख लोगे और उसके बाद में आप हम कर लेंगे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं अपना बताऊं आपको कि मैं अपने डॉटर के कभी किसी PTM में गया हूं
तो वहां पर वो टीचर्स मना करते हैं कि आप बोर्ड पर जो कुछ लिखा है इसका फोटो मत क्लिक करो। क्यों? उनको पता है कि आप ले जाओगे जहां और बहुत सारे फोटो हैं, यही फोटो आपके लिए एक और नया फोटो रहेगा, आप कभी जाकर देखोगे नहीं। और लिटरली बोल रहा हूं मैं, वो लोग सही थे, मैं गलत था। सही बात है कि वाकई घर पे आकर मैं नहीं देख पाया ठीक से उनको। तो अभी के अभी आपको, आपने वीडियो देखा है, लेक्चर देखा आपने, आप चाहो तो एक बार और देखिए इसको, अभी के अभी इन्हें सॉल्व कीजिए, अभी के अभी कमेंट बॉक्स में इनके आंसर दीजिए। दोस्तों ये सीरीज चल रही है, अगले प्लांट फिजियोलॉजी का एक हमारा पूरा एक सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगा तो उस समय इन क्वेश्चंस को भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक आराम से अपनी स्टडीज कीजिए, आराम से फोकस कीजिए अपनी स्टडीज पर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।